चैप्टर 22। अब आगे। राही रियांश के सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी नम थीं, लेकिन कदमों में अब डगमगाहट नहीं थी। रियांश ने कुछ नहीं पूछा, न क्या बोला, न उसने क्या कहा, बस उसकी तरफ देखा। वो देखना सवाल नहीं था, इंतजार था। राही ने एक पल के लिए नजर झुकाई, फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदम सीधे रियांश के पास आकर रुके, और पहली बार उसने खुद रियांश का हाथ थामा। रियांश चौंका नहीं, बस उसकी उंगलियां अपने आप राही की उंगलियों में सिमट गईं। सब ठीक है? उसने बहुत धीमे से पूछा। राही ने सिर हिलाया। हाँ, अब है। रियांश ने उसकी आंखों में देखा। वहां उलझन नहीं थी, वहां डर नहीं था, बस थकान और एक अजीब सा भरोसा। चलो, उसने कहा, हवा बदलते हैं। दूसरी ओर शाम ढल रही थी। मेंशन से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान बिल्डिंग की छत पर वही ब्लैक हुडी, वही मास्क। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर रियांश के मेंशन की लाइव फीड। एकांश होश में, राही जिंदा, सुरक्षित। रियांश हर जगह। मास्क मैन ने उंगलियां टेबल पर थपथपाई। तो कहानी आगे बढ़ गई। उसकी आवाज में मुस्कान थी। उसने एक और स्क्रीन ओपन की। फोन की कॉल लॉग। एकांश खन्ना एक्टिव, लेकिन हर कहानी में वह बुदबुदाया। एक मोहरा ऐसा होता है जिसे जिंदा रखकर ही मात दी जाती है। उसने एक मैसेज टाइप किया। अननोन नंबर प्रियांश। जिसे तुमने बचाया है, वही तुम्हें तोड़ेगा। सेंड। मास्क मैन खड़ा हुआ। अब देखते हैं, ये रिश्ता कितना मजबूत है या वो रिश्ता जो तुमने बनाया है। और अंधेरे में गायब हो गया। मेंटन रात। रात फिर से वही शांति लेकर आई थी। लेकिन अब ये शांति सुकून नहीं थी, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। राही कमरे में थी, खिड़की के पास खड़ी, बाहर अंधेरे को देखती हुई। पीछे से रियांश आया। उसके हाथ में फोन था, स्क्रीन ऑफ। तुम ठीक हो? उसने पूछा। राही ने पीछे मुड़कर देखा, फिर सीधे उसकी तरफ आ गई। अगर मैं कहूं कि डर लग रहा है। उसकी आवाज कांपी नहीं, लेकिन आंखें बोल रही थी। रियांश ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अधिकार नहीं, बस मौजूदगी। राही का सिर अपने आप उसकी छाती पर टिक गया। उसकी उंगलियां रियांश की शर्ट की सिलवटों में उलझ गईं। अगर सब फिर से उलट गया तो? उसने फुसफुसाया। रियांश ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तो हम फिर से खड़े होंगे साथ? राही ने पूछा। हमेशा। रियांश की आवाज में कोई शक नहीं था। राही ने आंखें बंद कर लीं, और इस बार उसने खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में छोड़ दिया। रात का दूसरा पहर। राही नींद में चौंकी। सांसें तेज थीं, किसी डर से नहीं, किसी याद से। रियांश तुरंत जाग गया। राही। उसने उसे और करीब खींच लिया। राही ने बिना कुछ कहे उसका कंधा पकड़ लिया। मत जाओ। बहुत धीमी आवाज थी। रियांश ने उसके माथे पर होंठ टिकाए। मैं यही हूँ। राही की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुई। वह फिर से सो गई, लेकिन रियांश जागता रहा। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं, और दिमाग में सिर्फ एक लाइन, जिसे तुमने बचाया है। उसने फोन उठाया, सिक्योरिटी हेड को मैसेज किया। लेवल रेड, नो मिस्टेक्स। अगली सुबह धूप मेंशन में उतर चुकी थी। एकांश खिड़की के पास बैठा था, हाथ में कॉफी का कप। चेहरा अभी भी कमजोर, लेकिन दिमाग जाग चुका था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। रियांश। दोनों की नजरें मिली। तबीयत? रियांश ने पूछा। जिंदा हूँ, एकांश हल्की मुस्कान के साथ बोला। एक पल की चुप्पी, फिर एकांश ने कहा, वो खुश है। रियांश ने बिना सोचे जवाब दिया, वो सुरक्षित है। एकांश ने सिर झुका लिया। इतना काफी है, रियांश ने पलटते हुए कहा। आराम करो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दरवाजा बंद हुआ। एकांश ने खिड़की से बाहर देखा। मेंशन, ऊंची दीवारें, कड़ी सुरक्षा। और पहली बार उसे एहसास हुआ, वह सिर्फ बचा नहीं है, वह किसी बड़ी जंग का हिस्सा बन चुका है। रात गहरी हो चुकी थी। मेंशन में सन्नाटा था, लेकिन उस कमरे में हवा भारी थी। एक गोल मेज के चारों ओर रियांश, सार्थक और एकांश बैठे थे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस तीन आदमी और अनगिनत सवाल। रियांश की उंगलियां टेबल पर टिककर रुकी हुई थीं, आंखें सीधी एकांश पर। तुम वहां क्यों गए थे? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दबाव था। उस कमरे में, इतनी रात। एकांश ने गर्दन झुका ली। उसकी उंगलियां कप के किनारे से खेल रही थीं। कुछ सोच रहा था, या शायद तय कर रहा था कि कितना सच बोलना है। क्या आप? उसने धीरे से कहा, मेरी बात पर यकीन करेंगे? रियांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा। वह नजर सवाल नहीं थी, वह चेतावनी थी। झूठ बोला तो पकड़ लूंगा। सार्थक ने बेचैनी से कुर्सी बदली।
एकांश ने गहरी सांस ली। विवांता माँ। वह रुका, फिर एक ही सांस में बोला, वो जिंदा है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सार्थक झटके से खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विवांता माँ को मरे हुए सालों हो चुके हैं। रियांश भी पहली बार हिला। उसकी आंखों में ठंडक टूटी, अब वहां चौकन्नापन था। तुम होश में हो? उसने सख्ती से पूछा। एकांश ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, और यही बात मुझे खुद डराती है। वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उस रात उसकी आवाज भारी हो गई। मुझे एक कॉल आया था। सार्थक और रियांश दोनों चुप। पुरानी हवेली से। रियांश की भौहें सिकुड़ी। कौन सी हवेली? वही। एकांश ने आंखें बंद कर ली, जहां विवांता माँ आखिरी बार देखी गई थी। सार्थक का चेहरा सख्त हो गया। वो जगह सालों से बंद पड़ी है। मुझे पता है, एकांश बोला, लेकिन कॉल उसी लोकेशन से थी। रियांश ने टेबल पर उंगली थपथपाई। कॉल में क्या कहा गया? एकांश की आवाज कांप गई। उस तरफ एक औरत की आवाज थी, कमजोर, घबराई हुई। उसने निगलकर कहा। उसने कहा, मैं विवांता बात कर रही हूँ, मुझे बचा लो। सार्थक की सांस अटक गई। ये नाम, वह बुदबुदाया। कोई बाहर नहीं जानता था। यही तो। एकांश की आंखों में डर उभर आया। यही वजह थी कि मैं गया। रियांश चुप था, बहुत ज्यादा चुप। तुमने किसी को बताया? उसने पूछा। एकांश ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगा अगर झूठ निकला तो बेवजह हंगामा होगा। और फिर? रियांश ने पूछा। एकांश की आवाज और धीमी हो गई। हवेली में पहुंचते ही सब कुछ अजीब था, जैसे कोई पहले से मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने माथा पकड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सार्थक चौंक पड़ा। कुछ भी, बस इतना याद है। एकांश ने आंखें खोली कि मैं हवेली से बाहर आया था, और अगली याद मैं जंगल में था। कमरा फिर से खामोश। रियांश कुर्सी से खड़ा हुआ। धीरे धीरे एकांश के पास आया। तुम्हें यकीन है? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, कि ये सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं है। एकांश ने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं, वह बोला, क्योंकि उस कॉल में कुछ बातें थीं, जो सिर्फ विवांता माँ जानती थी। सार्थक ने रियांश की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ था। रियांश ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब? उसने धीमे से कहा, या तो कोई मरे हुए का नाम इस्तेमाल कर रहा है, या उसकी आंखें और सख्त हो गईं, या फिर कोई ऐसा खेल खेल रहा है जो सीधे हमारी जड़ों पर वार कर रहा है। उसने पलटकर सार्थक को देखा। चैप्टर 23। अब आगे। रियांश ने धीमे से कहा, या तो कोई मरे हुए का नाम इस्तेमाल कर रहा है, या उसकी आंखें और सख्त हो गईं, या फिर कोई ऐसा खेल खेल रहा है जो सीधे हमारी जड़ों पर वार कर रहा है। उसने पलटकर सार्थक को देखा। पुरानी हवेली की हर फाइल निकालो, हर कॉल रिकॉर्ड, हर कैमरा। फिर एकांश की तरफ देखा। और तुम अब एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहोगे। एकांश ने सिर हिलाया। पुरानी हवेली, जिसे लोग सालों से मनहूस कहते आए थे। रात का अंधेरा उसकी टूटी दीवारों से लिपट कर बैठा था। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा, जिस पर समय ने अपने नाखूनों से अनगिनत खरोंचें छोड़ी थी, अंदर से बंद था। लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले, चेहरे पर थकान और आंखों में बरसों की कैद। वह दरवाजे पर अपने दोनों हाथ मार रही थी। मुझे जाने दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसकी सिसकियां हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं, जैसे ये हवेली उसकी हर चीख को जानती हो। मैं विवांता हूँ, वह बुदबुदाई। मुझे बाहर जाना है। उसकी आंखें ऊपर उठी, जहां छत से एक जंग लगा पंखा लटका था, जो घूम नहीं रहा था, लेकिन डर पैदा कर रहा था। रियांश का मेंशन। सुबह सूरज की रोशनी मेंशन के गार्डन में फैल रही थी। चारों ओर हरियाली थी, और उस हरियाली के बीच राही। वह जमीन पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई। उसके हाथ में एक छोटी सी गेंद थी। जा मिल्की, ले आओ। उसने हंसते हुए गेंद दूर फेंकी। मिल्की खुशी से भौंकता हुआ दौड़ा, और गेंद मुंह में दबाकर वापस राही के पास आ गया। राही ने जोर से ताली बजाई। गुड बॉय। कुछ दूरी पर एकांश खड़ा था। अब वह पहले से बेहतर लग रहा था। चेहरे की पीली रंगत लौट रही थी। कंधों पर कमजोरी अब कम थी। वह राही और मिल्की को देख रहा था, बिना टोके, बिना किसी अधिकार के। बस देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, और कहीं न कहीं एक अधूरापन भी। स्टडी रूम की बालकनी ऊपर, स्टडी रूम की बालकनी में रियांश खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग, नजरें नीचे गार्डन पर। राही जब गेंद फेंकती, मिल्की दौड़ता और वापस आता, हर बार रियांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती। वह मुस्कान दिखने लायक नहीं थी,
लेकिन थी। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और खुद से बुदबुदाया, तुम्हें हंसते देखना सबसे बड़ा सुकून बन गया है। उसी पल उसकी नजर एकांश पर पड़ी। रियांश की मुस्कान गायब नहीं हुई, बस ठहर गई। दूसरी ओर कपूर मेंशन के ड्राइंग रूम में समीक्षा अकेली बैठी थी। टेबल पर दवाइयां रखी थीं और उसके हाथ में फोन। 3 महीने से उसका बेटा लापता था। अचानक फोन बजा, अननोन नंबर। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत कॉल उठा ली। हेलो, उधर से एक ठंडी आवाज आई, तेरा एकांश रियांश के साथ है। समीक्षा की सांस अटक गई। क्या, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उसकी आंखों में डर भर आया। एकांश, मेरा बच्चा। उसने बिना समय गंवाए चाबियां उठाई। ड्राइवर को आवाज दी, रियांश के मेंशन चलो अभी। रियांश का मेंशन। कुछ देर बाद कार जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। समीक्षा ने दरवाजा खोला और तेज कदमों से अंदर बढ़ी। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। वह लिविंग एरिया में दाखिल होते ही चिल्लाई, रियांश बाहर निकलो। उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई। कहाँ है मेरा एकांश? क्या समझ रखा है तुमने खुद को? सीढ़ियों की तरफ से कदमों की आहट आई। पहले एकांश, उसके पीछे राही, और राही के पैरों के पास पूंछ हिलाता हुआ मिल्की। समीक्षा की आंखें फैल गईं। एकांश, वह दौड़कर उसके पास आई और अगले ही पल अपने बेटे को जोर से सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा। उसकी आवाज भर्रा गई। 3 महीने तक मैं मरती रही। एकांश भी टूट गया। उसने मां को कसकर पकड़ लिया। मॉम, सब ठीक है अब। वह दोनों रो रहे थे। मिल्की पास आकर भौंकने लगा, जैसे इस मिलन का हिस्सा बनना चाहता हो। राही चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें भी नम थीं। उसी समय रियांश लिविंग एरिया में आकर सोफे पर बैठ गया, जेब में हाथ डाले, शांत, नजरें सब पर। समीक्षा ने अचानक सिर उठाया। उसकी नजर रियांश से टकराई। तुम्हें पता था? उसने तीखे स्वर में पूछा। तुम्हें पता था मेरा बेटा जिंदा है? रियांश ने बिना उठे जवाब दिया। हाँ, बस एक शब्द। समीक्षा गुस्से से कांप उठी। तो तुमने बताया क्यों नहीं? रियांश की आवाज स्थिर रही। क्योंकि तब तक मुझे यकीन नहीं था कि ये हादसा है या साजिश। कमरे में सन्नाटा छा गया। एकांश ने मां का हाथ थामा। मॉम, रियांश ने मेरी जान बचाई है। समीक्षा ने बेटे को देखा, फिर राही को। राही ने पहली बार सीधे समीक्षा की आंखों में देखा, शांत, सम्मान के साथ। और उसी पल, कहीं दूर, पुरानी हवेली में, वह औरत फिर रो पड़ी। रियांश, मेरा बच्चा। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंजी, और कहानी अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ चुकी थी। लिविंग एरिया में सन्नाटा फैल चुका था। समीक्षा अभी भी एकांश को बाहों में थामे खड़ी थी, जैसे अगर उसने छोड़ा तो दुनिया फिर उससे सब छीन लेगी। रियांश सोफे पर बैठा था, पीठ सीधी, आंखें ठंडी, पूरा कंट्रोल। समीक्षा ने धीरे धीरे एकांश को खुद से अलग किया। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी नहीं थे। वो रियांश की ओर बढ़ी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में जहर था। राही ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन एकांश ने हल्के से उसका हाथ रोक लिया। 1 हफ्ता, समीक्षा ने उंगली उठाकर कहा। 1 हफ्ता तक मैं अपने बेटे को मरा समझती रही। रियांश ने नजरें उठाई, सिर्फ एक पल के लिए। और तुम? समीक्षा ने आगे कहा, सब जानते हुए भी बैठे रहे। रियांश की आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। मैं इसे जिंदा ढूंढ लाया, ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है। कमरे की हवा और भारी हो गई। चैप्टर 24। अब आगे। समीक्षा हैरानी से रियांश को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था, और कहीं न कहीं एक मां का टूटा हुआ भरोसा भी। फिर उसकी नजर एकांश पर गई। एकांश एक कदम आगे बढ़ा। धीरे से उसने समीक्षा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे थामना चाहता हो, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ, मां। और ठीक हूँ। वो भर्राए आवाज में बोला, मॉम, भाई सही तो कह रहे हैं। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में पहली बार ठहराव था। क्या मेरा सही सलामत रहना इतना भी काफी नहीं है? ये शब्द समीक्षा के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो एक पल के लिए चुप हो गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक उसने एकांश का हाथ पकड़ लिया कसकर, जैसे डर रही हो कि अगर ढीला छोड़ा तो वो फिर उससे छिन जाएगा। चलो, उसकी आवाज में आदेश था, लेकिन भीतर से वो टूट चुकी थी। यहाँ से चलो एकांश। उसने रियांश की तरफ देखा तक नहीं, बस अपने बेटे को अपने पीछे खींचने लगी। तभी रियांश की सख्त आवाज पूरे लिविंग एरिया में गूंज उठी। एकांश। समीक्षा के कदम ठिठक गए।
रियांश सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वो खामोशी थी, जो तूफान से पहले आती है। एकांश इस मेंशन से बाहर नहीं जाएगा। उसकी आवाज में कोई गुंजाइश नहीं थी। यही रहेगा, जब तक सच सामने नहीं आ जाता। समीक्षा पलटी। उसकी आंखों में आग थी। तुम मुझे मेरे बेटे को यहाँ से जाने से मना कर रहे हो? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, रियांश? मैं इसकी माँ हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। रियांश एक कदम आगे बढ़ा। अब उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, किसकी माँ है, वो ठंडी आवाज में बोला। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि जिस पुरानी हवेली से इसे कॉल आया, वहां से अब तक जितने भी झूठ और सच निकले हैं, उन सब का सिरा किसी मरे हुए इंसान से जुड़ा है। एकांश घबरा कर बोला, भाई प्लीज। लेकिन रियांश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि विवांता माँ सच में जिंदा है या नहीं। उसकी नजर सीधी समीक्षा की आंखों में थी। तब तक एकांश मेरी जिम्मेदारी है। समीक्षा हंस पड़ी। वो हंसी डरावनी थी, टूटी हुई, माँ की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की जिसने बहुत कुछ छुपा रखा हो। अगर वो सच बाहर आ गया ना, रियांश, उसने धीमे से कहा, तो तुम्हारा ये मेंशन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर उसने एकांश की तरफ देखा। एकांश असमंजस में खड़ा था, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ वो सच जिससे भागते भागते वो यहाँ तक पहुंच गया था। उसी पल सीढ़ियों के पास खड़ी राही सब देख रही थी। मिल्की उसके पैरों से चिपका हुआ था। रियांश की नजर अनजाने में राही से टकराई। एक पल के लिए उसकी सख्ती पिघली, लेकिन अगले ही पल वो फिर वही रियांश था जिसने जंग छेड़ दी थी। और ये जंग अब घर के अंदर आ चुकी थी। मेंशन के बाहर हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। एकांश ने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने से रोका और गहरी सांस लेकर समीक्षा की ओर देखा। पिछले कुछ घंटों की कड़वाहट और उलझनों ने समीक्षा को भीतर तक थका दिया था। एकांश ने बड़ी नजाकत और धीरज के साथ उसे समझाया, बुझाया और अंततः उसे घर वापस लौटने के लिए राजी कर ही लिया। चमकती हुई काली कार के पास खड़े होकर एकांश ने कार का दरवाजा खोला। समीक्षा के कदम थिटके, उसकी आंखों में अब भी एकांश के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। उसकी दुविधा को भांपते हुए एकांश के चेहरे पर एक फीकी लेकिन आश्वस्त करने वाली मुस्कान उभरी। जब समीक्षा कार की सीट पर बैठने लगी, तो एकांश ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, अब आप जाए। आप बेकार में परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समीक्षा कुछ कहना चाहती थी, पर एकांश ने अपनी बात जारी रखी। मैं बस भाई से एक बार तसल्ली से बात कर लूं, फिर मैं भी सीधे घर ही आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए। समीक्षा ने एक आखिरी बार अपने बेटे के चेहरे को निहारा, जैसे उसकी बातों में छिपे सच को पढ़ना चाह रही हो। अंततः उसने धीमी सी गर्दन हिलाए और कार में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे कपूर मेंशन की ओर मुड़ी, एकांश वहीं खड़ा उसे ओझल होते देखता रहा। अगली सुबह हवेली की डाइनिंग टेबल पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सुबह की धूप कांच की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी सुकून नहीं था, बस अनकहे सवाल थे। टेबल के एक सिरे पर रियांश बैठा था, हमेशा की तरह सधा हुआ, गंभीर, मगर उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान साफ झलक रही थी। उसके सामने राही बैठी थी, हाथ में चम्मच थामे, लेकिन प्लेट को देख नहीं रही थी। उसकी नजरें बार बार रियांश के चेहरे पर जाकर ठहर जाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, और हर बार खुद ही रुक जाती हो। बगल में मिल्की चुपचाप दूध पी रहा था, पूंछ हिलाते हुए। और टेबल के दूसरे सिरे पर एकांश कल की घटनाओं के बाद पहले से बेहतर दिख रहा था, लेकिन आंखों में बेचैनी अब भी जिंदा थी। कुछ पल तक सिर्फ चम्मचों की हल्की आवाज सुनाई देती रही। फिर एकांश ने चुप्पी तोड़ी। भाई, उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन फैसला भी। मैं कपूर मेंशन जाना चाहता हूँ। राही का हाथ वहीं रुक गया। उसने चौंक कर एकांश को देखा, फिर रियांश की ओर। मिल्की भी बिना मतलब समझे दोनों भाइयों की तरफ देखने लगी। रियांश ने धीरे धीरे चम्मच रखा। उसकी आंखें एक पल के लिए सख्त हो गईं। नहीं, आवाज शांत थी, मगर उसमें बहस की गुंजाइश नहीं थी। एकांश ने भौहें चढ़ाईं। भाई, अब मैं ठीक हूँ। वहां जाना जरूरी है। रियांश ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम्हारी जान को खतरा है, एकांश। उसकी आवाज अब गहरी हो चुकी थी। जब तक इस हवेली का सच सामने नहीं आता, तुम कहीं नहीं जाओगे। यही रहोगे। टेबल पर फिर सन्नाटा छा गया। राही का दिल जोर से धड़क उठा। हवेली का सच, वही रहस्य, वही डर, वही अजीब सी औरत की आवाजें, वही बीती रात की बेचैनी। एकांश ने कुर्सी से पीठ टिकाई। कब तक, भाई, हर चीज से भागते रहेंगे क्या? रियांश की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटा सा चमका।
ये भागना नहीं है, वह धीरे बोला। ये तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश है। राही अब और चुप नहीं रह सकी। रियांश, उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें कांप थी। अगर सच इतना खतरनाक है, तो हमें भी जानना चाहिए। हर बार फैसला आप अकेले क्यों लेते हैं? रियांश की नजर सीधी राही पर आकर ठहर गई। वही नजर जिसमें अधिकार भी था, डर भी, और एक अनकहा दर्द भी। क्योंकि, उसने थके हुए स्वर में कहा, ये सच मेरी माँ से जुड़ा है। राही की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ रहा था, ये सख्ती नहीं थी, ये डर था। एकांश ने गहरी सांस ली। ठीक है, भाई, वह बोला। मैं यही रहूंगा, लेकिन सच से भागोगे नहीं, ये वादा करो। रियांश ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखते हुए सिर हल्का सा हिला दिया। मिल्की ने अपनी पूंछ हिलाए, एक बार रियांश को देख, राही की ओर देखा जैसे पूछ रही हो, पापा मम्मा उदास क्यों हैं? लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।